बनाएंगे नहीं, खाली जैसे रिपीट करेंगे, है ना। रिवीजन क्लास है, ठीक है। हम लोग जब शुरू किए थे तो सबसे पहले डिफिनीशन से स्टार्ट किए थे ना, रिवीजन क्लास जैसे वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। मैकेनिक्स के बारे में बताएं, क्या था? स्टडी ऑफ फोर्स एंड दियर इफेक्ट, है ना। हल्ला नहीं कीजिएगा, थोड़ा शांति बनाए रखें क्योंकि उधर से हवा चल रही है। बंद कर दो खिड़की, तो खिड़की बंद कर दीजिए। हाँ, देखो इधर, सबको इधर ध्यान देना। मैकेनिक्स क्या होता है? फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स, ठीक ना। फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड दियर इफेक्ट्स, है ना। यानी कि बल और उसके प्रभावों का अध्ययन ही यांत्रिकी कहलाता है, ठीक है। अब ये मैकेनिक्स जो है इसेंशियल टॉपिक होता है प्रत्येक इंजीनियर के लिए, ठीक ना। और इसको हम लोग जैसे अलग अलग कैटेगराइजेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हमारा हो जाता है सॉलिड सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स, सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स। और दूसरा हो जाता है हमारा फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स, ठीक ना। फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स, ठीक ना। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स सीधा सीधी नाम से हम अगर जानेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाएगा, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना, फ्लूइड में दोनों ही बॉडी आते हैं। फ्लूइड में आपका जो से लिक्विड और गैस दोनों ही आता है, ठीक है। यानी कि जो वस्तुएं फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो लिक्विड और गैस जो कि फ्लो करता है उसको फ्लूइड की श्रेणी में रखते हैं। इसका वॉल्यूम, फ्लूइड बॉडी का जो से वॉल्यूम फिक्स होता है, बट शेप साइज जो से फिक्स नहीं होता है, यानी कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक ना। बट आयतन जो है निश्चित होता है। 1 लीटर पानी आप किसी भी चीज में रखेंगे 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन जिस शेप में आप रखेंगे उस शेप को वो एक्वायर कर लेगा, ठीक है। सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स यानी कि सॉलिड बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स और इफेक्ट्स होंगे, है ना। मैकेनिक्स का वही डिफिनीशन रहेगा, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, लेकिन बॉडी चेंज हो गया है, ठीक ना। सॉलिड बॉडी जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड दियर इफेक्ट ऑन अ सॉलिड बॉडी। इसमें क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फोर्स एंड दियर इफेक्ट ऑन अ फ्लूइड बॉडी, ठीक है। सॉलिड बॉडी को हम लोग दो भाग में फिर से कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन? एक हो जाता है हमारा रिजिड बॉडी और एक हो जाता है हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या हो जाता है? डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी कि एक वैसा बॉडी जो फोर्स लगाने पे अपना शेप साइज चेंज ना करे। डिफॉर्मेबल बॉडी वो फोर्स लगाने पे ये अपना शेप साइज चेंज कर ले, यानी डिफॉर्म हो जाए, ठीक ना, डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। देखिए हमारे सिलेबस का हिस्सा ये फ्लूइड मैकेनिक्स था नहीं है, अभी के फिलहाल फर्स्ट ईयर वालों को नहीं है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना होगा, है ना। अलग अलग सेमेस्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक ना। हम लोग जो है ये मैकेनिकल वालों को थर्ड सेमेस्टर में है और सिविल वालों को कौन से सेमेस्टर में हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन है दोनों को ही, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को सिर्फ मैकेनिक्स है, उसको फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको दूसरा चीज पढ़ना पड़ेगा। आइए देखिए, हम लोग सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस का हिस्सा है। और सॉलिड बॉडी में भी कौन सा? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स जैसे हम लोग के अपना सिलेबस में है। डिफॉर्मेबल बॉडी जैसे फिर से अलग अलग कैटेगराइजेशन में बढ़ जाता है,
टॉम हो गया, टॉस हो गया, ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है। और आगे चल करके आएगा मटेरियल, ठीक ना, मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि वो भी आपका मॉस के नाम से या सॉम के नाम से जाना जाएगा, ठीक ना। तो सॉम भी आपको किस में आता है, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स में, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये अलग आपको सेमेस्टर में मिलेगा, ये अलग सेमेस्टर में मिलेगा, ये अलग सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी जो पढ़ना है वो है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। फाइनल कैटेगराइजेशन करते करते हम लोग को आ गया रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स क्या होगा कि वैसा फोर्स और उसके इफेक्ट्स के स्टडी जब हम किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तब करें, तब हम उसको रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में शामिल करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा बॉडी जो फोर्स लगाने पे भी डिफॉर्म ना करे, ठीक ना, उसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। और उस पे लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट्स की स्टडी रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कहलाएगा। अब तो ये बॉडी के आधार पे तो कैटेगराइजेशन हो गया है ना, बॉडी को तो और हम लोग बांट नहीं सकते, जितना बांटना था बांट दिया, सॉलिड लिक्विड गैस सब कर दिया। अब हम लोग इसको रिजिड बॉडी के ना मोशन होने और ना होने के आधार पे बांटते हैं। किसके आधार पे, मोशन होने और ना होने के आधार पे बांटते हैं। एक में जिसमें मोशन ना रहे उसको रेस्ट के कैटेगरी में कहते हैं, और उस तरह के मैकेनिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक ना। यानी कि वैसा रिजिड बॉडी जो रेस्ट में हो और उस पे लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट्स की स्टडी की जा रही हो, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रखेंगे, ठीक है। और जब बॉडी रिजिड बॉडी, ऐसा रिजिड बॉडी जिसपे फोर्स लगाने के बाद वो मोशन में आ जाए, ठीक है, और फिर उसके ऊपर फोर्स और इफेक्ट की स्टडी हो जाए, तो हम लोग उसको डायनामिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रखेंगे, ठीक है। डायनामिक्स का मतलब होता है मूवेबल, ठीक ना, यानी मूव करने वाला, ठीक है। तो डायनामिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक वैसा मैकेनिक्स हो गया जिसमें बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे वो चलेगा, ठीक है, यानी चल रहा होगा, ठीक है, उसको डायनामिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रखेंगे, ठीक है। अब बात है कि से ये तो रेस्ट में वाला को हम लोग बांट नहीं पाए, लेकिन डायनामिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फर्दर फिर से कैटेगराइजेशन कर दिए। इस बार किस आधार पे कर रहे हैं, तो इस बार चैप्टर बड़ा और छोटा होने के आधार पे कर रहे हैं, ठीक ना। एक तो होता है कि से जब आप मोशंस के पैरामीटर्स को देखेंगे, जैसे में आपका हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 5 चीजें जो है ना, इसी को पढ़ते पढ़ते हमारा टॉपिक जो है बढ़ने लग जाता है, यानी लंबा टॉपिक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि से ये टॉपिक ज्यादा बड़ा ना हो जाए, उसको कम करते हुए फोर्स को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक ना। तब फोर्स को जब शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ प्योर मोशन का स्टडी कर रहे हैं, किसका, प्योर मोशन का स्टडी, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का हिंदी होता है शुद्ध गतिकी, ठीक ना, प्योर मोशन, ठीक है। इसमें फोर्स इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स इंक्लूड नहीं होगा, क्लियर है। इसमें जो है से फोर्स शामिल होगा, ठीक ना, फोर्स शामिल होगा, तो इसका नाम हो जाएगा काइनेटिक्स, ठीक ना, इसका नाम हो जाएगा काइनेटिक्स। इसका मतलब होता है गतिकी, ठीक ना, गतिकी और शुद्ध गतिकी में अंतर है। गतिकी कहेगा तो फोर्स शामिल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर शुद्ध गतिकी का है तो फोर्स शामिल नहीं करेंगे। कहां तक स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन तक, ठीक ना, कहां तक स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन तक, ठीक है। तो इसमें हम लोग पैरामीटर्स ऑफ मोशंस की स्टडी करते हैं, किसका, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, सॉरी, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, ठीक है। और इसमें मोशन विथ काउज ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन विथ काउज ऑफ मोशन। काउज ऑफ मोशन किसको बोलते हैं, फोर्स को, ठीक ना, काउज ऑफ मोशन फोर्स को, यानी कि फोर्स ही है किसी बॉडी को मूवमेंट देने का कारक, ठीक ना, यानी कोई बॉडी चलेगा ये न चलेगा उसके ऊपर लगने वाले फोर्स ही डिसाइड करता है,
ठीक है। अगर बैलेंस फोर्स लगाया तो नहीं चलेगा, अगर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो चलेगा, है ना, ये चीजें। तो ये कैटेगराइजेशन है, ठीक ना, मैकेनिक्स का कैटेगराइजेशन। मैकेनिक्स स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। इसको दो भाग में बांटा, सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स, फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स में, ठीक है। फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स, फ्लूइड पे लगने वाले फोर्स एंड उसके इफेक्ट्स को फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स, और सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स यानी सॉलिड पे लगने वाले फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स को सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है। फिर से ये हम लोग के सिलेबस में था नहीं, सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स आपके सिलेबस में था, जिसमें रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स फिर से दो भाग में बट गया। अब ये दो भाग में बटा, जिसमें से डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स हम लोग के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स क्या होगा, फोर्स और इफेक्ट, उसके इफेक्ट्स की स्टडी किस पे, रिजिड बॉडी पे, ठीक है। अब रिजिड बॉडी को भी हम लोग उसके मोशन होने और ना होने के आधार पे फिर से कैटेगराइज किया, स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और डायनामिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, फोर्स और उसके इफेक्ट्स के स्टडी ऑन अ रिजिड बॉडी व्हेन द रिजिड बॉडी एट रेस्ट, ठीक ना, यानी कि फोर्स और उसके इफेक्ट्स की स्टडी तो करेंगे रिजिड बॉडी पे, लेकिन वैसा रिजिड बॉडी जो रेस्ट में हो, ठीक ना। और इसमें क्या होगा कि फोर्स और उसके इफेक्ट्स की स्टडी करेंगे, लेकिन रिजिड बॉडी कैसा होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी आपका दो भाग में कैटेगराइज हो गया, सिलेबस छोटा बने इसके लिए, ठीक है। एक आपका काइनेमेटिक्स प्योर मोशन है ना, और एक आपका काइनेटिक्स मोशन प्लस फोर्स, ठीक ना, मोशन इंक्लूडिंग फोर्स, ठीक है। मोशन के साथ साथ फोर्स इंक्लूड हो गया काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में प्योर मोशन, ठीक ना, इसमें क्या हो जाता है, प्योर मोशन, ठीक है। तो अब देखिए ये कैटेगराइजेशन हुआ कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, तब मैकेनिक्स जो होता है फिजिक्स और मैथ का एप्लीकेशन होता है। मैकेनिक्स जो होता है क्या होता है, फिजिक्स और मैथ का एप्लीकेशन होता है, इसी वजह से इसको हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना। तो यानी कि ये टॉपिक्स जो होता है, मैकेनिक्स जो टॉपिक्स होता है, ये एक तरह का प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक ना, एक तरह का प्रैक्टिकल टॉपिक है जो हम लोग फील करते हैं, अपने नेचर में फील करते हैं, ठीक है, साइंस है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें जो है आपको अज्यूम करके चलना पड़ता है, और कुछ चीजें जो है आपको एक्चुअल फैक्ट होता है, ठीक ना। कुछ चीजें जिसको मान लिया जाता है, और कुछ चीजों को हम लोग एक्चुअल फैक्ट के आधार पे कॉन्सेप्ट के रूप में जानते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, अजम्पशंस, अजम्पशंस, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अजम्पशंस क्या होता है, वो चीजें जिसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, जैसे रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अब देखिए बात यह है कि हमने कहा कि इसे वैसा बॉडी जिसपे फोर्स लगाएं और डिफॉर्म ना किया हो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बॉडी है दुनिया में जो फोर्स लगाने पे टूटे नहीं, कभी ना कभी तो वो टूटेगा ना, कभी ना कभी तो वो डिस्ट्रॉय होगा, है ना, या डिफॉर्म कर जाएगा। तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तब तक रहेगा जब तक उस पे फोर्स कैसा लगाना हो, बैलेंस फोर्स, कैसा लगाना हो, बैलेंस फोर्स, यानी उसके कैपेसिटी रेंज के अंदर फोर्स लगाएंगे तब वो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। जैसे इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये टूट नहीं रहा है, लेकिन फोर्स तो ट्रांसमिट कर रहा है। देखिए ये आगे धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, हम इसको जोर से पकड़े हुए भी है फिर भी ये आगे चल जा रहा है, ये टूट नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फोर्स कुछ हद तक ये फोर्स को ट्रांसमिट कर रहा है ना, कुछ हद तक ये फोर्स को ट्रांसमिट कर रहा है बिना टूटे, बिना इसमें कोई डिफॉर्मेशन आए, ये जो है बॉडी फोर्स को ट्रांसमिट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये उस फोर्स रेंज के लिए ये रिजिड बॉडी होगा, ठीक ना, जितना ये बर्दाश्त कर सके, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी है 10 न्यूटन बर्दाश्त करने की, तो 10 न्यूटन से कम 8 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन जो भी फोर्स लगाते हैं उसको ये झेल सकता है। तो कह सकते हैं कि 10 न्यूटन से कम फोर्स के लिए ये रिजिड बॉडी है ना, 10 न्यूटन से कम फोर्स के लिए क्या हो गया, रिजिड बॉडी। तो क्या ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है, तो नहीं, परफेक्टली कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होता है, ठीक ना। तो रिजिड बॉडी क्या है, अजम्पशंस है, रिजिड बॉडी क्या है, अजम्पशंस है। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि कुछ ही फोर्स तक की ये बर्दाश्त करेगा, तो कुछ ही फोर्स तक की इसको हम रिजिड बॉडी कह सकते,
ठीक है, अगर इसकी कैपेसिटी 10 न्यूटन बर्दाश्त करने की है, 20 न्यूटन का लगाएंगे टूट जाएगा, यानी डिफॉर्म कर जाएगा। तब ये 20 न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी, है ना। 8 न्यूटन के लिए रिजिड बॉडी, 11 न्यूटन के लिए डिफॉर्मेबल बॉडी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 10 न्यूटन की है, ठीक ना। तो रिजिड बॉडी जो है हमारा क्या हो गया, अजम्पशंस हो गया, माना गया तथ्य है, ठीक ना। ये क्या है, माना गया तथ्य है। एक आता है आपका कंटिनम, कंटिनम, ठीक ना। कंटिनम होता है आपका क्या, कि कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मैटर विदाउट एनी गैप, ठीक ना। कंटिन्यूअस से बड़ा बना है कंटिनम, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मैटर विदाउट एनी गैप, यानी कि वैसा बॉडी जिसमें कोई गैप ना हो, एकदम पूरा भरा पूरा हो, लगातार हो, ठीक ना, यानी कि बीच में कोई गैपिंग ना हो, ठीक है। तो हम अगर आपको दिखाएं तो ये बॉडी जो है आपका कंटिनम है, ये बॉडी कंटिनम है ना। आसानी से इसको देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक पूरा भरा पड़ा है। लेकिन इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो इसमें गैपिंग दिखेगा नहीं, इसमें गैपिंग दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तब इसको कंटिनम कहें कि नहीं कहें। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि कंटिनम सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मैटर विदाउट एनी गैप होता है, और साथ ही साथ उसका ये भी होना चाहिए कि से ये फोर्स को अगर हम इस एंड से लगाए हैं तो इस एंड पे उसका इफेक्ट आ सके, ये बॉडी जो है बीच में फोर्स को खा ना जाए, ठीक ना। तो वैसे बॉडी को ही हम कंटिनम कह सकते, ठीक ना, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मैटर तो हो, ठीक है, साथ ही साथ उस पे अगर हम एक छोर पे फोर्स लगाएं तो दूसरे पे इफेक्ट दिखे, क्लियर ना। तो जो डिफिनीशंस आपको बताए गए हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मैटर विदाउट एनी गैप, गैप होते हुए भी इसको कंटिनम कहना पड़ रहा है कि नहीं। तो इस तरह के कुछ जो टॉपिक होते हैं उसको हम आइडियलाइजेशन मान करके चलते हैं, ठीक ना, कि ऐसा है, ठीक ना, एक्चुअलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक ना। तो ये कंटिनम हो गया, रिजिड बॉडी हो गया, या इवन बॉडी, कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी नहीं, फ्लेक्सिबल बॉडी भी क्या होता है हमारा, अजम्पशंस होता है। फ्लेक्सिबल बॉडी अजम्पशंस होता है, क्यों, क्योंकि आप मान लेते हैं कि कोई फ्लेक्सिबल बॉडी आपने लिया, ठीक है, जैसे एक हम फ्लेक्सिबल बॉडी ले रहे हैं, ये कॉपी तो आपका फ्लेक्सिबल है ना, ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल है, हम इस पे फोर्स लगा के इसको मोड़ ले रहे हैं, आराम से मोड़ ले रहे हैं। हम कहते हैं कि आप इसको किसी चींटी को दीजिए, क्या मोड़ पाएगा उसको, इसको मोड़ पाएगा क्या, वो फोर्स नहीं लगाता है, फोर्स लगाता है ना वो, तो वो अपने रेंज में फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये फ्लेक्सिबल बॉडी है, लेकिन ये उस रेंज में फ्लेक्सिबल बॉडी है जितना इस पे जो कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की उससे ज्यादा लगा रहे हैं तब तक, ठीक है। उससे कम लगाएंगे तो ये फ्लेक्सिबल बॉडी होगा नहीं होगा, फिर ये रिजिड बॉडी बन जाएगा। तो फ्लेक्सिबल बॉडी हो या रिजिड बॉडी हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा ये कितने आ गए आपको, कंटिनम, रिजिड बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, ठीक है, क्या हो गया, फ्लेक्सिबल बॉडी, और एक था आपका पार्टिकल, क्या था, पार्टिकल, ये भी अजम्पशंस होता है। कोई भी पार्टिकल जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे बड़ा से बड़ा शेप को हम लोग छोटा से छोटा पार्टिकल के रूप में एज्यूम कर लेते हैं। आपको अगर हम कहें कि आप कॉपी में जो है सन का फिगर बनाइए, तो आप क्या करते हैं, गोल बना देते हैं या इसको इस तरह से कलाई कर देते हैं, है ना। अब बताइए एक्चुअल में जो सन है और जो आपने कॉपी पे जो सन बनाया, ठीक है, इसको तो आप लिख देंगे कि ये मेरा सन है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सन है, ये जो आपने बनाया, क्या यही है, नहीं ना, उसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो जो बहुत बड़े से शेप को आपने एक छोटे से शेप में परिवर्तन कर दिया, उसी को हम लोग पार्टिकल कहेंगे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकल कहेंगे। और यही अजम्पशंस होता है, मान लिया गया, ठीक ना, इसी को हम मान ले रहे हैं कि ये सन है ना, इसी को हम मान ले रहे हैं कि क्या है, सन है। अगर कहेगा कि सन का वजन जो है 6 गुना 10 के पावर 29 kg होता, तो हम लोग कोई डाउट नहीं कि इसी का वजन लिख रहे हैं, ऐसा लिखते हैं ना कि इसका वजन कितना है, मास ऑफ सन इज इक्वल टू इतना, आप ही फोटो बनाए। तो इस पार्टिकल का आप मास तो कंप्लीट ले रहे हैं, लेकिन क्या साइज भी कंप्लीट ले रहे हैं,
साइज कंप्लीट उसका आ पाएगा आपके कॉपी में? नहीं ना। यानी इवन अर्थ पे भी वो आ जाएगा तो अर्थ जो है ऐसा ही गायब हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि से बड़े आकार को छोटे आकार में सोच लेना या मान लेना ही क्या होता है? अजम्पशंस होता है। मान लेना ही क्या होता है? अजम्पशंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में जो है ना बहुत सारी चीजें जो है ना अजूम करके चलता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है से मान करके चलना पड़ता है। ठीक है, ताकि उस साइंस को एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक ना। तो किसी भी साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ चीजों को जो है क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया कि ऐसा है। ठीक ना, एक्चुअल में उसका कोई लेना देना नहीं है, बट ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, और इस पे फिजिक्स के सारे लॉ एप्लीकेबल होंगे। ठीक ना, इस पे फिजिक्स के सारे लॉ जो है क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है ना? पार्टिकल चाहे जितना भी छोटा बनाइए, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है उस पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर है ना? तो अजम्पशंस होने के बावजूद भी हम लोग सारे रूल्स को फॉलो करवा लेते हैं उस पे, है ना? अजम्पशंस होने के बावजूद भी उस पे हम लोग सारे रूल्स को फॉलो करवा लेते हैं। इसका फायदा कहां पे होता है? से सुनिए, देखिए आइंस्टीन जो था ना वो इक्वेशन दिया था E बराबर mc स्क्वायर। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक सोच करके दिया गया तथ्य है कि एनर्जी जो होता है मास का फॉर्म होता है। ठीक ना, एनर्जी जो है मास का फॉर्म होता है। ठीक ना, मास से भी हम लोग एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसने इस चीज को सोचा है। ठीक ना, एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ है या नहीं है उसको एक माना जा सकता है, लेकिन इसको कंप्लीट साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको जो है कंप्लीट कोई देखा थोड़ी। हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये कहें कि हमारा मास है तो हम में एनर्जी पूरा है, मास तो है। आप थक जाते हैं, थक करके सो जाते हैं, आप में एनर्जी नहीं रहता तो सो जाते हैं, काम नहीं कर पाते कोई कोई, है ना? तो कहने का मतलब कि क्या उस समय आपका मास खत्म हो जाता है? मास तो नहीं ना खत्म होता है। तो इसका मतलब है कि इसे अगर ऐसा है कि एनर्जी है जो मास है, और मास है तो एनर्जी है, तो ये कॉन्सेप्ट तो वहां पे वायलेट कर जाएगा। लेकिन हाँ, सोचने पे ये लगता है कि से आपके अंदर कुछ जाता है, यानी सब्सटेंस के रूप में कुछ जाता है, तब आप काम कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी मास जो है कहीं ना कहीं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी तो सोच बनता है ना कि आप खा रहे हैं तब आपको एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो खाते हैं वो तो मास है, खाते हैं वो तो मास है ना, और उसके वजह से आप में एनर्जी आती है। तो इसका मतलब ये भी तो है कि से मास के कारण से ही एनर्जी आ रहा है ना? तो कन्वर्सिबल तो दिख रहा है, ये कन्वर्ट तो हो रहा है कहीं ना कहीं पे, है ना? लेकिन वायलेट भी हो जा रहा है कि से मास है अगर, तो फिर हम लोग थक के सो कैसे जा रहे हैं? कि मास है तो एनर्जी तो रहना चाहिए ना, जब जरूरत पड़े तब वो यूटिलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना? तो कहने का मतलब है कि से ये कुछ चीजें जो है ना मान करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, एट ए टाइम जो है हमारा काम चल जाता है। ठीक है, और उस पे एप्लीकेबल हो जाता है, सारे नियम्स जो है अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, उससे बहुत सारे फिजिक्स की जो संभावनाएं हैं उसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सोच से। ठीक ना, तो इसीलिए जो है अजम्पशंस को डिफाइन किया जाता है, जैसे कंटिन्यूम हो गया, रिजिड बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, पार्टिकल। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या हो गए आपके? अजम्पशंस। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट। जैसे कॉन्सेप्शन लिखे हैं, ओ नहीं सुधर जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्ट में क्या लिखवाया था? अच्छा, स्पेस था पहला, स्पेस, मास, वेट और लेंथ और टाइम, और कुछ 3 2 5 वो था, है ना? इतना दिमाग में रखना कि 4 गो ही 5 गो है ना? तो उतना काउंट होकर के आ जाएगा। तो देखिए स्पेस क्या होता है? आपके चारों तरफ की जो एक्सटेंडिंग दिखता है, ठीक ना, आपके चारों तरफ की जो सराउंडिंग दिखती है वो क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। ठीक ना, यानी कि एक्सटेंडिंग ऑफ एनवायरमेंट इन एवरीवेयर, वेदर टेकिंग अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन,
है ना। कोई भी चीज है जो एक रेफरेंस पॉइंट का काम करे, निर्देशांक का काम करे, उसके चारों तरफ की चीजों को हम क्या कहेंगे, स्पेस कहेंगे। जैसे हम खड़ा हो गए, हम अगर रेफरेंस हैं तो हमारे चारों तरफ की चीजें क्या होंगी, स्पेस कहलाएगा, ठीक ना। अब ये रेफरेंस जो हम बात कर रहे हैं ना, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ये दो तरीके का होता है। एक आपका एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक आपका नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जब देखिए कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेस हो जहां पे आप खड़ा है और आप चल नहीं रहे, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आप चल नहीं रहे, यानी मूवमेंट ना हो, ठीक है, और वो जो पूरा प्लेस हो वो पूरा रुका हुआ हो, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, यानी एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नहीं सॉरी, एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो गया। जब रुक गया कोई चीज तो उसको हम लोग बोलेंगे एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक ना। अगर मान लेते एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा हो तो उसको बोलेंगे नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक ना, और वो चल रहा है। जैसे अगर हम कहें आपको कि बस में कोई सफर कर रहा है, ठीक है, इसमें जो से एक चीज लटका दो, गेंद लटका दो, ठीक है, और आदमी जो से इसमें बैठा हुआ है और देख रहा है, ये इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये रुका हुआ रहेगा तो इस पोजीशन में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर। ये रुका हुआ अगर है तो इस पोजीशन में दिखाई देगा इसको। अगर ये चल रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो भी ये इसी पोजीशन में दिखाई देगा, क्या, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो भी ये इसी स्थिति में दिखाई देगा। लेकिन मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन समझो कि ये चल रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है, ये v से चल रहा है, यहाँ पे v बराबर 0 और यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन के साथ चल रहा है, ठीक है, यानी कि तेजी, उसका स्पीड हमेशा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, स्पीड हमेशा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तब ऐसा रह पाएगा नहीं, तब ये इधर दिखाई देगा, तब ये किधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। ये आदमिया जो बैठल होगा इस पे, उसको यहां तक तो समझ में आया कि चलो ये मेरे साथ रुका हुआ है ना, ये जैसे ये चल रहा है तो इसको लगे कि ना इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। अब अगर यहां पे भी देखेगा तो उसको लगे कि चलो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है फिर भी, है ना। लेकिन इस केस में जब बॉडी इधर की ओर हो जाए, उधर की ओर ये टंग जाए, तब इसका दिमाग काम करे कि इसको होना चाहिए था कैसे, नीचे की ओर होना चाहिए था, ये इधर की ओर है, तो ये तो जरूर ये सोचेगा कि कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा जो उसको टिल्ट किए हुए उधर की ओर, है ना। तब ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एनर्शियल कहलाएगा। तब क्या ये कहलाएगा, नॉन एनर्शियल। एक तो इसका दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि इस पे फोर्स लग रहा है, तब वो दिख क्या नहीं रहा है, वो हम लोग को दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो इस पे कोई फोर्स है तो वो हमको भी दिखना चाहिए, है ना, या हमको भी इफेक्ट उसका एहसास होना चाहिए, है ना। लेकिन ये सोच रहा हो कि इस पे दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो इसको क्या किए हुए है, ग्रेविटी से कहीं दूर लेकर के चला गया है ना। तो अब जो है यहाँ पे ये अजम्पशंस लेकर के चलता है सूडो फोर्स का, ठीक है। अब वहीं पे काम आता है जुगाड़ू बल, ठीक है। अब ये सोचता है कि कोई ना कोई फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, जो किसके बराबर होगा, तो एफ बराबर एम ए के बराबर, एक्सेलरेशन यहां से आएगा और इसका बॉडी का मास यहां से आएगा, ठीक है। तो एफ बराबर एम ए किधर की ओर, अपोजिट में। लेकिन याद रखना सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जैसे हमेशा अप्लाई होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना, उधर की ओर ही बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी पे फोर्स, अगर आप इधर की ओर एफ लगा रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन ए आया, मास एम है, तो एफ बराबर एम ए, इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपका डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, इधर अपोजिट, चल किधर रहा है, उसके उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। ये सोच रहा है आदमी इसे इधर की ओर कोई ना कोई ताकत लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, एक्चुअल में ये ऐसा होता है कि से जब एक्सेलरेटेड मोशन में कोई जगह या कोई रेफरेंस चलने लगती है तो उस पे हम लोग को जबरदस्ती का एक फोर्स मानना पड़ता है, जो हम लोग को
समझ से ऊपर होता है। हम लोग उस ऐसा सोचे ही नहीं है, कभी ऐसा फील ही नहीं करते हैं कि ऐसा भी कोई फोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये झूठ मूठ का फोर्स होता है। सूडो का मतलब होता है झूठ मूठ का, ठीक है, तो ये झूठ मूठ का फोर्स, इस पे अजम्पशंस करना पड़ जाता है, ठीक ना। तो ये हुआ। अब इसमें क्या है कि ये तो सारा वही लॉ है जो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक ना। हम लोग ये तो पहले से समझ रहे हैं कि पृथ्वी नीचे खींच रही है, जिसकी वजह से ये नीचे है ना। इसमें भी हम लोग वही सोच रहे हैं कि पृथ्वी नीचे खींच रही है तो ये नीचे की ओर है, लेकिन इसमें तो पृथ्वी का तो कॉन्सेप्ट फेल हो जा रहा है, नहीं, इसमें पृथ्वी का कॉन्सेप्ट फेल हो जाए। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको भी क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक ना। यानी कि वैसा जगह या वैसा प्लेटफॉर्म जो एक्सेलरेटेड मोशन में चले ना, उसको हम लोग कहेंगे नॉन इनर्शियल, ठीक है। वैसा जगह उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल, जो एक्सेलरेटेड मोशन में हो। अब बाकी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो या रुका हुआ हो तो उसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब कोई जगह तो ये भी है, जगह तो ये भी है, दोनों ही जगह है ना। तो इसके चारों ओर की जो एक्सटेंडिंग है, सराउंडिंग है, या फिर इसके चारों ओर की जो सराउंडिंग है, उसको हम लोग स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चाहे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चारों ओर की जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं, स्पेस कहलाता है, ठीक ना। तो हमने शॉर्टकट में डिफिनीशन उस चीज को लिखवाया था ताकि आपको समझने में थोड़ा तकलीफ ना हो, क्या कि इसे एक्सटेंडिंग ऑफ सराउंडिंग अराउंड एनी रेफरेंस पॉइंट और लाइन, ठीक ना। यानी कि किसी पॉइंट रेफरेंस के चारों तरफ की जो एक्सटेंडिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। क्लियर है। अगर हम अपने आप को रेफरेंस माने तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें दिख रहा है सब क्या है, स्पेस है, ठीक है। तो ये रेफरेंस इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हम लोग किसी चीज को बतलाने के लिए एक रिस्पेक्टिव बातें होती हैं, ठीक ना, रिस्पेक्टिव पॉइंट होता है जिससे हम लोग ये दर्शाते हैं कि इससे वो उतना दूरी पे है, ठीक ना। तो यहीं से आपका जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का आविष्कार हुआ। ये सब सोचा कि से अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से एक ट्रेडिशनल रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल रेफरेंस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। ट्रेडिशनल रेफरेंस पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक ना। यानी कि कोई भी पॉइंट या कोई भी लोकेशन हम लोग इस ओरिजिन से दर्शाते हैं, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दर्शाते हैं। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट लिखते हैं, है ना। तो ये कहां से आता है, ये एक्स डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर, और बाय डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से बाय की ओर, ठीक है, और जेड ओरिजिन से जेड की ओर। तो ये जो है ना हमारे लिए क्या हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक ना। ओरिजिन जो जैसे क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। ये ऐसा लोकेशन होता है जहां से सारी दूरियां नापी जा सके, ठीक है, जहां से सारी दूरियां क्या हो, नापी जा सके, इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। क्लियर है ना। और ये स्वतंत्र हैं चुनने के लिए, ये चीजें जो है स्वतंत्र होता है, ये बनाया गया ना है, बाद में सोच करके इसको बनाया गया है। तो ये अपने मन से कहां कहीं पे भी हम लोग बना सकते हैं, अपने कॉपी में बना सकते हैं, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि ये बनाया गया होगा फ्रांस में तो फ्रांस में खाली रहेगा, इंडिया में भी यूज हो रहा है, आपके कॉपी में यूज हो रहा है, सब जगह पे यूज हो रहा है। तो ये ट्रेडिशनल है, ठीक है। ये क्या है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि से परंपरागत, ठीक ना, ये पहले से जो बनाया गया उसी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक्चुअल में एक्स एक्सिस बाई एक्सिस किधर भी ले सकते हैं, एक्स इसको भी कह सकते हैं, बाई इसको भी कह सकते हैं, जेड इसको भी कह सकते हैं, बशर्ते कि ये ट्रेडिशन में है नहीं, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इस तरह का आप एक्सिस देखते हैं तो आपको लगता है कि ये गलती है। नहीं, हम लोग ऐसा कभी देखे नहीं। क्यों नहीं देखे, क्योंकि बचपन से अभी तक जो भी देखे हैं कॉपी में, किताब में, हर जगह पे आपको एक्स इधर ही लिखा हुआ मिलता है, बाई ऊपर ही लिखा हुआ मिलता है, जेड इधर लिखा हुआ मिलता है। तो हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि नहीं ये गलती हो गया, ठीक ना, लेकिन गलती नहीं होता है, ये जो है गलती नहीं है, ठीक ना। तो एक्सिस, ये
जो आप कोऑर्डिनेट एक्सेस समझते हैं, ये अपने मन से लेने का चीज है, ठीक है। ये अपने मन से किधर भी लिया जा सकता है, लेकिन ट्रेडिशन चूंकि चल चुका है कि से जब भी लेंगे तो एक्स इधर, वाई इधर और जेड इधर, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा यही चीज को फॉलो करते आते हैं, ठीक है। हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हर बार तो एक ही चीज ना मिलता है। और जैसे करने का मतलब कि आपने इधर की ओर बना दिया, ये इसको एक से समझ के, इसको वाई, इसको जेड समझ के, तो और किसी और ने कुछ और बनाया, तो चेक करते समय दिक्कत होती है, ठीक है। कॉपी अगर मान लेते हैं कि एग्जामिनर से चेक करने लगे तो उसको दिक्कत होगा, क्योंकि वो भी जो है बार बार इसी चीज को फॉलो किया है ना। तो अब क्या करता है कि लड़कन उसी ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू कर देता है ताकि उसको आसान लगे, ठीक है, चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, रेफरेंस लाइन क्या होता है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां से हम किसी डिस्टेंस को मेजर करें, ठीक है, या बतलाएं, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी डिस्टेंस को मेजर करें या बतलाएं, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन कहेंगे। क्लियर है ना। और इसके रिस्पेक्ट में इसके जो आसपास की जो सराउंडिंग है उसको हम स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा है स्पेस के बाद क्या, मास। मास जो है ना किसी भी बॉडी का एक्चुअल सबस्टांस होता है, क्या होता है, एक्चुअल सबस्टांस होता है, ठीक ना। और ये जो एक तरह से प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, वो प्रॉपर्टी है जिससे ये दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है, ठीक ना, जिससे ये दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है। साथ ही साथ ये जो है से किसी बॉडी का एनर्सिया का मेजरमेंट भी है, ठीक ना, किसी बॉडी के एनर्सिया का मेजरमेंट है, यानी कि किसी बॉडी में मास है तो उसमें एनर्सिया भी होगा। क्लियर है ना, यानी कि मास के कारण से ही एनर्सिया किसी बॉडी में होती है। अब बात ये समझ में नहीं आ रहा हो कि एनर्सिया क्या होता है, तो एनर्सिया जो है से ऐसा प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का, यानी वैसा गुण है उस बॉडी का जो उसके स्टेट ऑफ मोशंस को बनाए रखता है, ठीक ना। अगर वो रुका हुआ है तो उसका मन करेगा कि हम रुका हुआ रहें, या फिर चल रहा है तो उसका मन करेगा कि वो चलता रहे, ठीक ना। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, ये गुण होता है हर एक प्रत्येक बॉडी का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्सिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मास हो गया। अब ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम का अगर हम मास देखें ना तो वो होता है कांस्टेंट, वो होता है कांस्टेंट। ये जगह और समय के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक ना, जगह और समय के साथ वेरी नहीं करता है। अगर आपको 60 केजी का मास मिल गया है, 60 केजी का मास मिल गया है, इसको आकाश पाताल चंद्रमा सूरज कहीं पे भी लेकर के चले जाइए, ये 60 केजी का 60 केजी ही रहेगा। क्लियर है, ये 60 केजी का 60 केजी ही रहेगा। यानी कि मास जो होता है लोकेशन के साथ वेरी नहीं करता है, लोकेशन के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है। इसको अगर आपसे कोई कहे कि 60 केजी का मास है, अगर हम चंद्रमा पे लेकर के चले जाए तो कितना बचेगा, तो ये 60 केजी का ही रहेगा, ठीक है। चंद्रमा पर क्या, मंगल बुध शुक्र शनिचर कुछों पे लेके चले जाओ नहीं चेंज होगा, ठीक ना। अभी तक जो बोले है ना, मंगल है, ये बुध है, बृहस्पति है, शुक्र शनि भी है, यानी कि सही बोले, ठीक ना। रविवार बोलते तो गड़बड़ होता, या सोमवार बोलते तो गड़बड़ हो जाता ना, सोम भी नहीं है, तो जितना बोले उतना है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि किसी भी प्लैनेट पे इसको लेकर के चले जाए ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सूरज पे ले जाएंगे तो भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, लेकिन ले जाने वाला तुम रहेगा तब, ठीक है। आगे आगे तुम जाना और पीछे पीछे ये जाएगा, तब जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर तू बर्दाश्त कर लिया तो समझो ये वो बर्दाश्त कर लेगा, ठीक ना। तो देखिए सूरज पे जाने के बाद बढ़िया बढ़िया चेंज हो जाता है ठीक है तो वो कॉन्सेप्ट से अलग है, ठीक ना, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग चलता है, ठीक ना। वो जमसन्स में ना आ जाएगा कि वहां पे जा सकेंगे, नहीं, वो कॉन्सेप्ट में आएगा। सूरज पे जाना अजम्पशंस है कि कॉन्सेप्ट, कोई जा पाएगा रियलिटी में, हाँ, न तो ये ऐसा ऐसा लोग जा पाएंगे। अब आते हैं वेट पे। वेट जो है से एक्चुअल में क्या है, फोर्स है। वेट जो है से एक्चुअल में क्या है,
फोर्स है, ठीक है। वो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वेट जो है स्पेशल है, इसीलिए ये किसी न किसी प्लेनेट के द्वारा लगाया गया फोर्स है, ठीक ना। ये फोर्स तो है, लेकिन किसके, आदमी के द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं, प्लैनेट के द्वारा लगाया, यानी कि ग्रेविटी फोर्स, ठीक ना। इसको ग्रेविटेशनल नहीं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी फोर्स में क्या होता है कि दो बॉडी ऐसे होने चाहिए, जो एक बहुत छोटा तो एक बहुत बड़ा, ठीक ना। एक छोटा तो एक बहुत बड़ा, ठीक है। दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, ग्रेविटी फोर्स कहलाता है, ठीक ना। और ये ग्रेविटी जैसे अर्थ और हम लोग के बीच में लग रहा है, ठीक है, तो इसको ग्रेविटी फोर्स कहेंगे। अब देखिए होता ये कि एम जी जो है ना, किसी न किसी प्लेनेट पे जाएंगे तो वो प्लेनेट अपनी ओर एक निश्चित फोर्स से प्रत्येक बॉडी को खींचता है, ठीक ना। और ये जो खींचता है जिस फोर्स से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो ये एक तरह का क्या हो गया, फोर्स ना। अब फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना, फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। तो इसमें देखिए फीडबैक में फिर से अभी थोड़ा कस के बोलना, झल्ला करके, नेसेसरी जो है से लाइन व्यवस्था सुधार किया जाए। आ जाएगा, आ जाएगा, ज्यादा दिन के लिए न गया। तो देखिए हमने क्या कहा, वेट, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट इज इक्वल टू एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चूंकि मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेट जो है क्या हो गया आपका, वेक्टर। तब वेक्टर किसके वजह से हुआ, मास के वजह से, इसके वजह से होगा, ये तो स्केलर है। वेक्टर किसके वजह से हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हुआ। वेक्टर जो है से एक्सेलरेशन की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वेट जो है ना ये वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि ये जो जी देख रहे हो ना, जी प्रत्येक प्लेनेट का अपना शक्ति होता है, जिससे वो प्रत्येक बॉडी को जो उसके इर्द गिर्द में रहता है खींचता है, ठीक ना। जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ के आसपास जो भी चीजें आएंगी ना, उसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये जिस ताकत से खींचेगा ना, उसी ताकत को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात ये है कि ये वेरी कर जाता है, ये जी जो है क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। इसका हम अगर वैल्यू देखें तो ये होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब मास अगर ज्यादा रहेगा प्लानिट का, प्लानिट कोई बहुत बड़ा, बहुत हैवी वेट का है, मास का है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसे उस पे जी का भी वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है, उस पे जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। यानी कि बताइए कि इसे चंद्रमा और पृथ्वी में भारी कौन, मास किसका ज्यादा, पृथ्वी का मास ज्यादा। तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा चंद्रमा का ज्यादा कि पृथ्वी का, पृथ्वी का। आप बताइए कि सूर्य और पृथ्वी में मास किसका ज्यादा, सूर्य का, ठीक ना। तो बताइए कि से उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका ज्यादा होगा, सूर्य का कि पृथ्वी का, सूर्य का ज्यादा होगा। यानी कि अगर आप सूर्य पे जाते हैं तो वो पृथ्वी से भी ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींच लेगा, नहीं है ना ऐसा बात, क्योंकि उसका जी का वैल्यू ज्यादा है, जो तीरने वाला, जो खींचने वाला जो शक्ति है सूर्य का ज्यादा हो गया, ठीक ना, जिसके वजह से वो उस पर ज्यादा वेट अप्लाई करेगा, ठीक है, और वो आपको खींच लेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि पृथ्वी पर अगर आप, पृथ्वी पर मान लेते हैं कि 60 न्यूटन का है, तो सूर्य पे जाइएगा तो बढ़ जाइएगा 100 न्यूटन, 150 न्यूटन हो जाएंगे, है ना। यानी आपका वजन जो है सो वहां पे जाने के बाद बढ़ जाएगा। वजन किस पे, सूर्य पे बढ़ न जाएगा, चंद्रमा पे न घट जाएगा, सूर्य पे बढ़ न जाएगा। अरे अगर जाना पॉसिबल हुआ तब बोल रहे हैं, मैंने मान लेते हैं कि ऐसा प्लानेट जो सूर्य के मास के बराबर हो, ठीक है, ठंडा हो,
गर्म नहीं ठंडा हो, तो उस पे जाना पॉसिबल अगर हुआ तो आपका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, लॉजिकली बढ़ जाएगा। फिर देखो साधारण दिमाग लगाना शुरू कर देता है तुम लोग कभी कभी, जनरल माइंड नहीं। अब देखिए, देखिए जिसका जी ज्यादा उसका वेट भी ज्यादा होगा, जिसका जी ज्यादा रहेगा उस पे वेट भी ज्यादा लगेगा। अब बात है चंद्रमा जो है से थोड़ा हल्का मास का है, ठीक ना, उसका मास थोड़ा कम है, किसके कंपैरिजन में, पृथ्वी के कंपैरिजन में। तो उसका जी का वैल्यू जो है क्या होता है, उसका जी का वैल्यू जो है G/6, यानी कि जो अर्थ पे है ना उसका 1/6 गुना है, ठीक ना। तो करने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे अगर 60 न्यूटन है तो ऊपर जाइएगा तो 10 न्यूटन बचिएगा, चंद्रमा पे आप हल्का हो जाएंगे, है ना, हल्का हो जाएंगे। यही के कारण है, अगर यहाँ पे आप 3 फीट फान रहे हैं, वहां पे छतनी का 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 18 फीट फाने लग जाएंगे। हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप, ठीक है। ग्रेविटी कम काम करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप जो ऐसे बिहार पुलिस की तैयारी करते ना, वहां पे 25 में 25 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप देखो, हाँ चलना, ठीक है, लेकर के चलना हमको बढ़िया सा, मतलब कि जब उतना सक्षम हो जाना तो ले चलना हमको भी, ठीक ना। पढ़ा रहे हैं इसीलिए ना कि बाद में काम दे, हाँ, तो जाना तो हमको भी लेके जाना, ठीक है। हम अगर सूरज पे जाएंगे तो आप तुम सबको लेके चलेंगे, ठीक है। मन किया अगर घूमने का तो हम सूरज पे लेके चलेंगे सबको, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए वेट हो गया, वेट के बाद है आपका लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या होता है, तो किसी भी बॉडी का जो बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो बाउंड्री लाइन होता है उसको क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे, या फिर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा, ठीक ना। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेंथ कहलाएगा। फिर आता है टाइम। टाइम क्या होता है, तो जो ये इवेंट होता है ना, कोई घटना घटती न है, जैसे आज कोई लड़का किसी से फेटाफेटी किया है, ठीक है, और कल जो है उसका जवाब में वो रिवेंज लिया है, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। इसको याद रखने के लिए टाइम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अकबर का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, ठीक ना, अकबर और किसके बीच, महाराणा प्रताप, है ना। तो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, तो कैसे याद रखते हैं, तो टाइम से नहीं याद होता कि 1500 कितना में हुआ था, है ना, 1572 की 1577 में हुआ। तो कहने का मतलब है कि वो टाइम से ही हम लोग काउंट करके रखते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। तो इवेंट का, सक्सेसिव इवेंट का मेजरमेंट कौन करता है, टाइम। द टाइम इज अ कॉन्सेप्ट विच मेजर द सक्सेसिव इवेंट, ठीक ना। टाइम जो है ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सक्सेसिव इवेंट को मेजर करके रखने का काम करता है, कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, अब बाद में होगा, ठीक है। तो सब जो है इसी का दोष होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद था हमारा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी वैसा चीजें जो आप, जिसको आप मेजर कर सके, ठीक ना, यानी कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानेंगे, ठीक ना, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। जैसे में हो गया मास, जैसे में हो गया लेंथ, जैसे में हो गया आपको टाइम, ठीक ना, जैसे में हो गया टाइम, ठीक ना। फिर आपको हो गया स्पीड, स्पीड, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सातों याद कर रहा है सातों याद कर रहा है ना, अच्छा। फिर एक्सेलरेशन, ETC कर देते हैं, है ना। ये सारे चीजें जो है नापते हैं हम लोग, ठीक ना, किसी न किसी इसका नाम होता है कोई ना कोई, उसमें हम लोग इसको नापते हैं। तो ये सारे जो नापी जाने वाली क्वांटिटी होगी उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब इनकी खासियत क्या होती है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड,
हैव मैग्नीट्यूड, यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे सबके पास अपना मैग्नीट्यूड होगा, यानी प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का अपना कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड बनता कैसे है? तो मैग्नीट्यूड जो है से मैग्नीट्यूड का जब कहे कोई ना, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू गुना में यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू गुना में यूनिट, ठीक ना, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अगर मान लेते हैं कि फोर्स आपने लिखा, तो फोर्स ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ, और ये 2 न्यूटन, खाली 2 लिख देंगे तो समझ में आएगा कि फोर्स है, हम कहेंगे कि वेलोसिटी है ना। तो ये खाली न्यूमेरिकल वैल्यू से काम नहीं चलता है, इसीलिए इसका यूनिट भी होना चाहिए, ठीक ना, यूनिट भी होना चाहिए, ठीक ना। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाए तो 2 चीजों को याद रखना है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट जो है उसका पर्सनल नाम होता है, ठीक ना, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है से उसका पर्सनल नेम होता है, यानी उसी से उसको पहचानते हैं। क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है कि वेलोसिटी दिया हुआ है, कैसे जानेंगे? ये उसके यूनिट से पता चलता है कि फोर्स ही है, ठीक ना। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि ए कार इज रनिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब हम क्या जानेंगे कि ये एक्सेलरेशन है। अगर कहेगा 40 मीटर पर सेकेंड, तो हम जानेंगे क्या स्पीड या वेलोसिटी होगा, है ना। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में हम किसी क्वांटिटी को पहचान करेंगे तो किससे करेंगे? उसके यूनिट से करेंगे। यूनिट जो है से उसका यूनिक आइडेंटिटी होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम लोग के आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कहीं पे भी जाते हैं आधार कार्ड देना पड़ता है। ये लड़का खड़ा आ गया, तू आ गया, आओ जल्दी आओ, नहीं तो वहां पे भी पहुंच सकते हैं हम, इतना एबिलिटी है हमारे पास। आगे आ जाओ, आगे जल्दी जल्दी आओ, अभी तो सिर्फ बैठाएंगे आगे ना, फिर पहुंच गए तो पिटबो करेंगे, भगाएंगे। तो अभी बोल रहे हैं आ जाओ आगे। हाँ हाँ, फिर बैठा देंगे आगे, ठीक ना, फिर बात करल निकल जाएगा, शर्म से मर जाएगा, ठीक ना, जेंडर चेंज कर देंगे हम। आगे आओ आगे। हाँ, तो होशियारी जो है ना, बात नहीं होना चाहिए, ठीक ना। फिर तुमको हम देखे हैं तो फिर अपना गलती एक्सेप्ट किया करो, एक्सक्यूज नहीं चलता हमारे पास, ठीक ना। अब फिर इसके कंधा पे हाथ रखा, शांत रहा करो, ठीक ना। हाँ, हमने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? 2 चीजों से बनता है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिक आइडेंटिटी, जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं, ठीक ना। यूनिट जो है पर्सनल नेम होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जिससे हम लोग उसको पहचान सकें, ठीक ना। तो ये हुआ। अब बात ये है कि फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर जब उसकी जोड़ घटाव गुना भाग करके देखा जाने लगा, तो उसको जो है कैटेगराइजेशन करने की नौबत पड़ गई। क्यों कैटेगराइजेशन करने की नौबत पड़ी? क्योंकि हम लोग जानते थे कि फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ये जानते थे हम लोग, ठीक ना। जिसके वजह से हम लोग ये समझ रहे थे कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को आसानी से जोड़, ठीक ना, सारे फिजिकल क्वांटिटी को आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक ना। और इस वजह से जो है हम लोग उसको आसान मान रहे थे, ठीक है। तो ये तो चल गया, लेकिन ये जो है से नहीं चला, ठीक ना। यानी कि 2 न्यूटन फोर्स प्लस 2 न्यूटन फोर्स आना चाहिए था, 4 नहीं, ठीक है। ये जो है डिफरेंट वैल्यू दे रहा था, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, ठीक ना, अलग अलग वैल्यू जो है शो कर रहा था। तो करने का मतलब ये है कि अब गड़बड़ी ये हो रहा था कि अगर मान के चलें कि खाली मैग्नीट्यूड है तो सिंपली एडिशन क्यों नहीं हो रहा है ना। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड है तो सिंपली एडिशन हो क्यों नहीं रहा है? ये होना चाहिए था ना, तो ये बदल क्यों गया? तो कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे मिलने लगे जिनका बिहेवियर जो है बाकी के बिहेवियर से अलग था,
ठीक है। जैसे कुछ कुछ क्वांटिटी सिंपली एडिशन हो जा रहा था, तो जैसा हम लोग मान के चल रहे थे कि सिर्फ प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको तो कुछ कुछ क्वांटिटी फॉलो कर लिया आसानी से, है ना, और कुछ कुछ क्वांटिटी जो है फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो जो जो क्वांटिटी फॉलो नहीं किया, तब यहाँ पे तो वैज्ञानिक को धक्का लग जाएगा, इसलिए ये तो गया काम से, है ना। अब इस चेंज करना पड़ेगा, तो अब चेंज करना पड़ेगा तो पूरा लिस्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। जितना आपने फिजिकल क्वांटिटी पहले से याद रख लिया है, वो सबको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। अब खोजने लगा कि ऐसा कौन है और ऐसा कौन कौन है, ठीक ना। जो आसानी से नहीं जुड़ता उसको अलग कैटेगरी में नाम देंगे, और जो आसानी से जुड़ जाता है उसको अलग कैटेगरी में नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारा क्वांटिटी आ गया, इसमें भी बहुत सारा क्वांटिटी आ गया, ठीक ना। तो हुआ ये कि से अब नाम देने की समस्या आ गई, तो देखा ये गया कि से इसका कोई खास बिहेवियर है क्या जिसके वजह से ये ऐसा कर रहा है नाटक, कि सिंपली एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो अब बात ये हुआ कि जब इसको रिसर्च किया गया तो पाया गया कि से इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, बस इसके डायरेक्शंस भी आ रहे हैं, ठीक ना। प्रत्येक जो है एडिशन का फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ रहा है, ठीक ना। यानी कि वैसे क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन है और वो उसके एडिशन पे इफेक्ट डाल रहा हो, ठीक ना, उसके वजह से, यानी उसके डायरेक्शन के वजह से इसका एडिशन डिफरेंट हो जा रहा हो, उसको हम लोग क्या कहें, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। और वैसा क्वांटिटी जिसमें किसी में डायरेक्शन हो, तो अगर हो भी तो उसके वजह से इस पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, इसके कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए, स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। उसको हम लोग क्या नाम दिए, अदिश या स्केलर क्वांटिटी। अदिश का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन अगर हो भी तो उसके वजह से कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक ना। यानी कि एक्चुअल में बात हुआ कैलकुलेशन की, ठीक ना, एक्चुअल में बात हुआ कैलकुलेशन की। अगर कैलकुलेशन आसान तो अदिश, और कैलकुलेशन मुश्किल तो वेक्टर, ठीक ना। यानी कि सिंपली एडिशन तो स्केलर क्वांटिटी और कॉम्प्लेक्स एडिशन वेक्टर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी ऐसा देखा गया कि कभी इसको भी फॉलो कर ले रहा है, कभी इसको भी फॉलो कर ले रहा है, ठीक ना। ये थर्ड जेंडर में आ गया, तो थर्ड जेंडर वाला को क्या नाम दिया गया, टेंसर, ठीक ना। हम लोग में भी नाम रहता है ट्रांसजेंडर, है ना, तो टी से वहां भी शुरू होता है, यहाँ पे भी टी से शुरू होता है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी कि तीन क्वांटिटी का कैटेगराइजेशन हो गया तीन भाग में। कौन कौन, एक तो हो गया आपका स्केलर, ठीक ना, एक हो गया वेक्टर और एक हो गया टेंसर, ठीक ना। इसमें कौन आएगा, तो इसमें सिंपली एडिशन होने वाला, ठीक ना, इसमें सिंपली एडिशन हुआ वो आ गया, और इसमें कॉम्प्लेक्स एडिशन हुआ वो आ गया, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स एडिशन जो हुआ वो आ गया, ठीक ना। और इसमें क्या आया, बोथ, ठीक ना। यानी कि इसका पता नहीं चला, ठीक ना। टेंसर क्वांटिटी जो आया वो कभी इसका भी बिहेवियर करे और कभी इसका भी बिहेवियर करे, ठीक ना। ये दोनों का आधा आधा बिहेवियर रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए कि ये जो है इसमें खासियत क्या था, तो इसमें जो है मैग्नीट्यूड तो सब में है, मैग्नीट्यूड तो तीनों में है ना, मैग्नीट्यूड तीनों में है। इसमें डायरेक्शन किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन डायरेक्शन अगर है भी तो वो एडिशन पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है, ठीक ना। वेक्टर में क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और वही डायरेक्शन जो है एडिशन पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक ना। यानी डायरेक्शन की वजह से ही कैलकुलेशन डिफर हुआ, ठीक ना। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन अपना कैलकुलेशन पे इफेक्ट डालना शुरू कर दे उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। और जो क्वांटिटी दोनों तरह के बिहेवियर शो करे, यानी स्केलर का भी और वेक्टर का भी, उसको टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर है। तो स्केलर वेक्टर टेंसर, किसी को कोई दिक्कत है ना। अब हाँ, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मास हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया। और इसका अगर एग्जाम्पल कहें तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, ठीक ना, ये सब डिस्प्लेसमेंट, ये सब जैसे वेक्टर क्वांटिटी में आ गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना आपको नेसेसरी है, ठीक है, जो कि लिखवाया गया है। अब देखिएगा टेंसर क्वांटिटी,
टेंसर क्वांटिटी में आपका आ जाता है एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कंडक्टिविटी, ठीक ना, ये सब जैसे किस में आ जाता है, टेंसर क्वांटिटी में आ जाता है। क्लियर है ना। तो सारे क्वांटिटी का डिफिनीशन और साथ में उसका एग्जाम्पल जो है पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर आजकल के ट्रेडिशन चल रहा है नॉट लगा करके क्वेश्चन पूछने का, यानी कि विच ऑफ देम आर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से पूछेगा कि इसमें से कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन से ज्यादा आजकल जो है नेगेटिव क्वेश्चन में मजा ले रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप जो है याद रखा करें इसको। ठीक है, अब देखिए ये खत्म हो गया। अब आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक ना, डिपेंडेंसी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया, एक जो खुद पे डिपेंड रहे और दूसरा जो खुद पे डिपेंड उस पे डिपेंड रहे। ठीक ना, तो जो खुद पे डिपेंड रहे उसको हम लोग इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक ना, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक या फंडामेंटल या प्राइमरी। ठीक ना, बेसिक, फंडामेंटल या प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक, फंडामेंटल, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी होते कितने हैं, नंबर में 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं, मास होता है और टाइम होता है और लेंथ होता है। ठीक है, टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, फिर करेंट हो जाता है, करेंट हो गया, और लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, और फिर अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, तो ये 7 जो आपको दिख रहे हैं ये कैसे क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट, बेसिक, फंडामेंटल या प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक ना, और इनका यूनिट क्या होता है, तो मास का किलोग्राम होता है, केजी, टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर। ये जो 3 आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग पहले बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। क्या कहते थे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक ना, क्योंकि हमारे देश में जो कैलकुलेशंस की सुविधा जो हुई, यानी फिजिकल क्वांटिटी की जो शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले यही तीनों जो है मास्टर था, यही तीनों जो है क्या था, मास्टर था। यही तीनों के आधार पे बाकी को डेराइव किया जाता था। ठीक ना, तो पहले हमारा यानी कि एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, ये तीनों के लिए जो है हमारा बेसिक क्वांटिटी कितने, 3, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने, 3। ठीक ना, कौन कौन, मास, टाइम और लेंथ। ठीक ना, किसके किसके लिए, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी 3। और इसके बाद यानी एसआई सिस्टम के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी कितने, 7। ठीक है, अच्छा, और मास का क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट केजी, और टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, और करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का कैंडेला, और सॉरी लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल। ठीक है, ये 7 होते हैं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी के आधार पे डेराइव्ड किए जाते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक ना, उसको डेराइव्ड फिजिकल या फिर सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक ना, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन होते हैं, तो ये इसी से डेराइव किए गए बाकी सब। ठीक ना, इसी से डेराइव किए गए बाकी सब, जैसे का स्पीड, स्पीड, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत सारा है, क्या वो लिखे ईटीसी कर देते हैं, है ना, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, इंपल्स, मोमेंटम, है ना, ये सारे चीजें जो है कि क्या होती हैं, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डेराइव किए गए होते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, 2 जो है एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ता है, क्या, सप्लीमेंट्री, क्या, सप्लीमेंट्री। ठीक ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन होता है,
तो पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, ठीक ना। पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का क्या होता है यूनिट, रेडियन और अस्टेरेडियन, ठीक ना, रेडियन और अस्टेरेडियन, ठीक है। तो ये जो है से आपका इंडिपेंडेंट और ये जो है सप्लीमेंट्री अलग, ठीक है। तो ये दो को अलग से याद रखना पड़ता है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, बट यूनिट होता है, ठीक ना, यूनिट होता है पर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यूनिट वाला काम खत्म हो गया। इसके बाद हमने शुरू किया था सीजी, ठीक है। इसके बाद क्या किया था,